नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, प्राइमरी मार्केट्स में आपने नोटिस करा होगा हलचल कंटिन्यू होती हुई, तो आज भी एक आईपीओ खुला सीई इन्फो सिस्टम्स का। ज्यादातर लोग इसको मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं। तो आज इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कुमार वर्मा और इस कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ रोहन वर्मा साहब से करेंगे हम लोग चर्चा। तो समझेंगे ये सीई इन्फो सिस्टम्स दरअसल करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। और फिर समय रहा तो एक आउटसाइड एक्सपर्ट को भी लेकर आऊंगा, क्योंकि बातचीत का मूल मकसद तो यही है, धंधा समझें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि पैसा लगाना है या नहीं, सब्सक्राइब करें या नहीं। तो उस पर एक आउटसाइड एक्सपर्ट को भी इसी कार्यक्रम में इंक्लूड करने की करूंगा कोशिश। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। जरा वो मैप माई इंडिया के या सीई इन्फो सिस्टम्स की डिटेल स्क्रीन पर लेकर आइए। आज खुला है यह आईपीओ और 13 दिसंबर यानी कि मंडे तक खुला रहेगा। 1000 से 1033 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1040 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाकी की सारी डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगी। मैं इस कंपनी के सीएमडी राकेश कुमार वर्मा और सीईओ रोहन वर्मा साहब से बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। आप दोनों का स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। राकेश सर, पहले आपके पास दो अपफ्रंट सवाल जहन में आते हैं। एक तो ये बिजनेस आइडिया क्लिक कैसे हुआ, ये हिंदुस्तान की मैपिंग की शुरुआत कब कर डाली आपने, क्यों हुआ ये? और दूसरा, आपके आने से पहले आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, प्रोडक्ट कम प्लेटफॉर्म कंपनी ऑफरिंग मास सास एंड पास। अरे हम रिटेल के लिए बड़ा मुश्किल काम है, ये करती क्या है फिर असल में? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपके चैनल में आने का मौका आपने दिया। पहला क्वेश्चन का मैं आंसर अच्छे से दे रहा हूँ, दूसरे के लिए मैं रोहन को कहूंगा बिल्कुल ठीक कि इस पर बात बताएं आपको। ये आइडिया आया कैसे? जब हम लोग अमेरिका से लौट के, अपनी इच्छा से लौट के अर्ली 90s में आ गए 12 साल रहने के बाद, तो कुछ डिफरेंट चीज करने का मन था, अपने लिए, अपने देश के लिए भी। और जब ये कुछ डिफरेंट चीज करने का मन था तो खोज रहे थे कि क्या करें। उसी में एक डिजिटल मैप के बारे में जब देखा, कुछ दुनिया में देखा, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां हम रहते थे, तो लगा कि ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब एग्जामिन किया तो पता चला हिंदुस्तान में तो कोई बना नहीं रहा। तो जब हिंदुस्तान में कोई बना नहीं रहा तो हमने सोचा कि तो अपॉर्चुनिटी है। अभी अपॉर्चुनिटी तो अच्छी बात है, बट इसको करने में क्या लगेगा? सबसे पहले तो समझ में आ गया कि हिंदुस्तान इतना कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है, इतना बड़ा है, इसको बनाना तो इतना इजी नहीं है। लेकिन फिर एक कन्विक्शन आया कि अगर ये बना लिया हमने, तो कोई भी डेटा, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, और 80% ऑफ एनी डेटा विल हैव ए लोकेशन कंपोनेंट, मतलब हर डेटा के साथ लोकेशन जुड़ना है। ये जब कन्विक्शन आ गया तो हमने कहा चलो, भले वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, हम तो इसे बनाएंगे। इस कन्विक्शन के साथ हमने ये मैपिंग करने की शुरुआत की। जो आज आप मैप और सैस, मैस और सैस और पैस की बात कर रहे हैं, देखिए कैसा वो थिंकिंग आज रेवेन्यू में बन रहा है। रोहन? ये मैस माने मैप्स एज अ सर्विस, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और प्लेटफॉर्म मतलब पैस माने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हम डिजिटल मैप बनाते हैं सारे रोड्स का, रास्ता का, घरों का, बिल्डिंग का, सिटीज के, और हम अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कुछ जो गाड़ियों में जाते हैं, तो अगर आप एमजी मोटर्स या Hyundai या और कई गाड़ियां चलाते होंगे, या टू व्हीलर भी, जहाँ पे अंदर एक नेविगेशन सिस्टम होता है, तो वो ज्यादातर हमारा ही होता है। या जब आप फ्लिपकार्ट या फोन पे यूज करते हैं, तो फ्लिपकार्ट का जो पीछे से लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है हमारे मैप्स के थ्रू, या फोन पे जो आप देख पाते हैं नियर बाय मर्चेंट्स कहाँ पर है, जहाँ फोन पे एक्सेप्ट होता है,
वो हमारा मैप्स और हमारे पास एपीआईज को एम्बेड करते हैं, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कि देख पाता है कि इंडिया के सारे टैक्स पेयर्स, करोड़ों टैक्स पेयर्स एग्जैक्टली कहाँ है, उनका एड्रेस को लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, मैप्स के थ्रू वो देख पाता है कि ये एड्रेस यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे टैक्स पेयर्स है, यहाँ पे शेल कंपनीज है, यहाँ पे टैक्स इवेड किया जा रहा है, और इससे वो ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं रेवेन्यू। तो ये हम मैप्स, सॉफ्टवेयर और एपीआईज बनाते हैं, जिसके लिए गाड़ी कंपनी हमें पर व्हीकल पर ईयर, या ऐप कंपनीज हमें पर एपीआई ट्रांजैक्शन, या एंटरप्राइजेस हमें पर यूज केस पर ईयर के लिए पे करती है। और जैसे उनका यूजेज बढ़ता है और जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, उनकी गाड़ियां ज्यादा बिकती है, उनके ऐप ज्यादा यूज होते हैं, या उनको यूज केसेस ज्यादा आइडियाज आते हैं कैसे वो हमें यूज करेंगे, तो हमारा भी रेवेन्यू उसके साथ बढ़ता है। तो ये मेरी गाड़ी में अगर मैप है, तो मैंने तो गाड़ी आउटलेट खरीद ली थी किसी कंपनी से, वो कंपनी आपको हर साल उस मैप के सब्सक्रिप्शन फीस पे करती रहती है, अभी भी करती है क्या? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ कि आप 3 से 5 साल इस गाड़ी को सपोर्ट करो नए अपडेट्स के साथ, सर्विसेज के साथ, और उसके लिए हम एक फीस चार्ज करते हैं जो कि उन 3-5 साल के लिए वैलिड होता है। और उन 3-5 साल के बाद मेरी गाड़ी के उस मैप का क्या होगा? फिर मुझे डायरेक्टली आपको अप्रोच करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि आजकल पिछले 1-2 साल से कई सारे गाड़ियां कनेक्टेड बन जा रहे हैं, उसमें बिल्ट इन इंटरनेट हो रहा है, बिल्ट इन सिम कार्ड हो रहा है। तो अब आप ऑनलाइन के थ्रू, गाड़ी के थ्रू ही हम रियल टाइम अपडेट्स और रियल टाइम सर्विसेज आपको कंटिन्यूसली आगे भी जाके दे सकते हैं। आप इमीडिएटली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उन 3-5 साल के बाद। ये ओवर द इयर्स ये जियोस्पेशियल डेटा कलेक्ट कैसे हुआ? क्या किसी थर्ड पार्टी का आउटसोर्स किया जाता है? कितना रियल टाइम, कितना एक्यूरेट, कितना वेल मैप्ड है हम? देखिए, जो 25 साल पहले हमने मैप बनाना शुरू किया, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं उसमें मैं तो खुद ही वॉक कर करके एक एक बिल्डिंग का एड्रेस इकट्ठा किया हूँ, ऑफ कोर्स हमारी टीम्स के साथ। अच्छा। तो बिल्कुल ये सच बात है, हमारे हर रिकॉर्ड कहता है हमारा। अब ये जो कहानी हुई, तो अब टेक्नोलॉजी तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो आज की तारीख में तो और भी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सेंसर्स है, इंटरनेट से डेटा फीड होता है, क्राउड सोर्सिंग होता है, आपका सैटेलाइट है, आपका ड्रोन है। तो हम तो इनोवेशन में ही शुरू से लगे हुए हैं। तो मैप इंडिया का जर्नी है इनोवेशन। जहां तक आपने आउटसोर्सिंग की बात पूछी, नहीं, हम मैप इंडिया ने कुछ भी आउटसोर्स नहीं किया। अरे आप लोग आए तो एक सवाल हमेशा जहन पे रहता था, ये रोहन पता कैसे चलता है आप लोगों को इस रोड पे कितना ट्रैफिक है, कितना समय लगेगा पहुंचने में? ये सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू होता है, कोई और तरीका होता है? नहीं, हमारे पास जो हमने कहा कि हम डिजिटल मैप्स, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर और आईओटी टेक्नोलॉजीज करते हैं। जब गाड़ियां चलती है हमारे सिस्टम, हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे SaaS, हमारे आईओटी के साथ, तो हमें सिग्नल मिलता है वापस कि गाड़ी किस स्पीड पे चल पा रही है, ये 4 व्हीलर है कि ट्रक है कि 2 व्हीलर है, और उस पे हम एनालिटिक्स रन करके बता पाते हैं। जिन जिन गाड़ियों में आपका मैप माई इंडिया के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उनके थ्रू आप गॉज कर लेते हो कि वो गाड़ी जिस रोड पे चल रही है कितनी स्पीड है। कई लाखों गाड़ियां हमारे सिस्टम से, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, एंड इसलिए उनके रियल टाइम, तो हम सिर्फ ट्रैफिक कंडीशन नहीं, हम आपको सेफ्टी अलर्ट्स भी दे पाते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने की क्षमता है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे शार्प कर्व है। तो इसी सब माध्यम से हमारे जो मैप्स है वो दूसरों के मुताबिक ज्यादा एक्यूरेट भी है और ज्यादा फीचर रिच भी है, ज्यादा एडवांस्ड भी है, जिससे कि आपको एज ए यूजर और खास करके B2B कस्टमर्स और B2B2C कस्टमर्स जो कि लॉजिस्टिक्स में है, जिनको एक्सपेंसिव गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, उनको सबको ये फायदा मिलता है हमारे मैप से। और हम तो सिर्फ धंधा समझ रहे हैं और टाइम खत्म होने को आ गया है, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। तो राकेश सर, जब भी आपकी चर्चा होती है कहीं पे भी एक दूसरी कंपनी का नाम आ जाता है, गूगल मैप्स, तो एग्जैक्ट
क्या ये मैप माई इंडिया, गूगल मैप्स एग्जैक्ट सेम एक्यूरेसी डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं क्या? ये हमेशा कहा जाता है ये B2B है, वो B2C है, तो ये कोई डिमार्केशन है क्या? वो B2B नहीं हो सकते क्या? आप B2C नहीं हो सकते क्या? ये कंपटीशन कितना स्टिफ है, क्योंकि बीच में ओपनिंग अप भी हो गई इस स्पेस की। कहा जाता है डोमेस्टिक कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, पहले रिस्ट्रिक्टेड थी ये स्पेस, अब वो कहा जाता है खुल गया है, तो डोमेस्टिक कंपटीशन शायद तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐसे पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मैपिंग की बात होती है तो उसका नाम हमेशा जहन में आता है। ये कंपटीशन है कैसा सर? देखिए, B2B और B2B2C सेक्टर में मैप इंडिया लीडर है। हाँ। क्योंकि हमारे मैप्स ज्यादा एक्यूरेट है, हमारे पास बहुत रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर है। अच्छा। जो कि IoT, फ्लीट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, APIs है, और हम फ्लेक्सिबली कस्टमर के लिए इंटीग्रेट करते हैं। और इसका तो रियल रिजल्ट यही है कि हमारा एनुअल न्यू ऑर्डर बुकिंग्स 3.3 टाइम्स ग्रो किया है टू 468 करोड़ इन FY21। हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल 152 करोड़ था, और इस साल के सिर्फ 6 महीने में 100 करोड़ पहुंच गया है। और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी 82 से 85% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। हाँ। 35 से 46% EBITDA मार्जिन गया है। हाँ। और 31 से 38% पैट मार्जिन गया है। हम 82 करोड़ कैश जनरेट किए हैं लास्ट ईयर, और हम 380 करोड़ के कैश पे रिजर्व्स पे बैठे हुए एज ऑफ सितंबर 2021। हाँ। तो यही है जो प्रूफ है कि हमने जो अच्छा बिजनेस बनाया है, अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, उससे हमारे ग्रोथ हो रहा है। हाँ। और इसी एरिया में B2B और B2B2C एरिया में 47,000 करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट है, फ्रॉस्ट एंड सल्लिवन कहता है 2025 में। तो बहुत हेडरूम फॉर ग्रोथ। मैं उस फाइनेंशियल पे जाते थे एक सवाल लूंगा आपसे। 1040 करोड़ पे मोबिलाइज कर रहे हैं, पूरी तरह से एक OFS है, तो कंपनी को ग्रोथ के लिए क्या कोई रकम की जरूरत नहीं है? बैलेंस शीट में कितना कैश है? दूसरा, ये जो OFS आ रहा है इसमें क्वालकॉम कंप्लीटली एग्जिट कर रहा है, क्यों? प्रमोटर्स अपना स्टेक क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? और ये तीसरी कंपनी देख रहा था, जेनरीन, जापानीज मैप पब्लिशर, ये कब आई थी कंपनी में? ये भी शायद एक पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं। आपको 2-3 चीज बता दूं। हाँ। जैसे कंपनी में 380 करोड़ कैश है। लास्ट ईयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से 80 करोड़ ग्रोथ हुआ, 80 करोड़ कंपनी में आए। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल एंड हाईली कैश जनरेटिंग। हमारे ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अभी हमें कंपनी में कैश नहीं चाहिए। तो क्वालकॉम वेंचर्स हमारे कंपनी में 13 साल पहले आया था, और जेनरेन हमारे कंपनी में 10 साल पहले आया था। हाँ। तो जब कंपनी को अभी कैश की जरूरत नहीं है, हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट लीडर है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें जब हम इनऑर्गेनिक बेट्स की बात करेंगे, तब हमें अगर हम पब्लिक कंपनी होंगे तो इजी एक्सेस टू पब्लिक मार्केट कैपिटल होगा, और हमारा भी दायरा बढ़ेगा B2B हमारे कस्टमर्स। सो इसीलिए हमने ऐसे ऑफर फॉर सेल को। बिल्कुल समय खत्म हो गया मेरे पास, फिर भी आप आए हो तो मुझे पूछना जरूरी है। FY21 में रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट हुआ। अब उसके पीछे कहा गया कि ऑटोमोटिव से आपको बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन मिलता था और नई गाड़ियां बिकी नहीं, पैंडेमिक का समय था, ठीक बात। लेकिन अब तस्वीर कैसी है? क्या FY22 में वो ग्रोथ इंजन वापस किक करेगा, नहीं करेगा? और ये 6 महीने में आपके मार्जिन जो थे 45% EBITDA मार्जिन थे, ये वाकई सस्टेनेबल है क्या इन लेवल्स पर? तो फर्स्ट हाफ FY22 में रेवेन्यू 100 करोड़ पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर पूरे साल में 152 करोड़ था। हाँ। और लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में 55 करोड़ था। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि क्या मोमेंटम जनरेट हो गया है। और हमारा कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, डेट फ्री कंपनी है, एसेट लाइट कंपनी है। वो लास्ट ईयर का 35% EBITDA इस साल 46% पहुंच गया है। हाँ। और आगे भी हम प्रॉफिट और ग्रोथ को हम बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट एंड IP ड्रिवन कंपनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो आगे हम एडजस्टेबल मार्केट देखते हुए, अपने ग्रोथ एस्पिरेशन देखते हुए, कितना प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम ये इवैल्यूएट करते रहेंगे। राकेश सर, एक सवाल और पूछना था, लेकिन अब समय बिल्कुल खत्म हो गया। अभी आप लिस्ट करोगे ना, तब आपसे पूछूंगा, ये CE इन्फोसिस्टम्स कहां से नाम आया था मैप माई इंडिया का? अब लेकिन वो लिस्टिंग के समय के लिए वो छोड़ जाता हूं टीजर के तौर पे। लेकिन आप दोनों को बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। अब सक्सेसफुल IPO का जब लिस्टिंग होगी तब आप लोगों से वापस बातचीत होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कोई छोटा सा ब्रेक।